नमस्कार, मैं हूं रेखा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों का हमारा खास शो वोट फॉर गुड। पहले चरण के धुआंधार प्रचार के बाद अब जनता के फैसले का दिन आ गया है। कल यानी कि 1 दिसंबर को गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर जनता अपना फैसला सुनाएगी कि वो 27 साल के बीजेपी शासन को जारी रखना चाहती है या फिर गुजरात को बदलाव चाहिए। कैसे? दरअसल पहले चरण में गुजरात के 19 जिलों के वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें कच्छ, सौराष्ट्र इलाके की 54 सीटें और दक्षिण गुजरात की 35 सीटें शामिल हैं। पहले चरण की 89 सीटों पर अगर गौर किया जाए तो कुल 788 उम्मीदवार इन सीटों के लिए मुकाबले में हैं, मैदान में हैं, जिनमें महिला प्रत्याशियों की संख्या की अगर बात करें तो इनमें 70 महिला उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में हैं, चुनाव लड़ रही हैं। पहले चरण के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की बात की जाए तो उनकी संख्या 339 है। पहले चरण की ही सभी 89 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, जबकि गुजरात में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने भी 88 कैंडिडेट इस चरण के लिए मैदान में उतारे हैं। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने 57 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से 6 उम्मीदवार इस चुनावी रण में है गुजरात के पहले चरण के लिए, जिसमें हम बता रहे हैं कि कल जनता वोट कास्ट करने वाली है। तो गुजरात में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी की वजह से बीजेपी या फिर कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बढ़ सकती है। बीजेपी यहां पर दोनों ही दलों के लिए अपनी अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों पर ज्यादा फोकस कर रही है और इसके अलावा उसकी तरफ से कच्छ, सौराष्ट्र इलाके में मतदाताओं को लुभाने के लिए काफी मेहनत की गई है। बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं और उन्हीं के भरोसे बीजेपी गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनाने की उम्मीद पाले बैठी हुई है। तो कल पहले चरण का मतदान यहां पर गुजरात में होने वाला है। ऐसे में गुजरात में मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इन चुनाव को लेकर, इस पहले चरण को लेकर कैसी तैयारियां हैं, सुनिए। फर्स्ट फेज का वोटिंग है परसों फर्स्ट को, इसके लिए तभी तैयारी हो चुका है। 19 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं और 89 कैंडिडेट्स है। हमारा पोलिंग स्टाफ का ट्रेनिंग हो चुका है। इलेक्शन ईवीएम मशीन्स का रैंडमाइजेशन हो चुका है, इसका कमीशनिंग हो चुका है। कमीशनिंग मतलब पोलिंग स्टेशन तक ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स तक पहुंच गए हैं। कल से रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर पे काम चल रहेगा, मतलब पोलिंग पार्टीज रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर पे आएंगे और ईवीएम्स लेके जाएंगे। और वेबकास्टिंग का भी तैयारी हुआ। दिस टाइम 50% पोलिंग स्टेशन ऊपर हम लोग वेबकास्टिंग कर रहे हैं, उसका भी हम एजेंसी नक्की किया है, उसका भी तैयारी हो रही है। और इसका मॉनिटरिंग के लिए इधर सीईओ लेवल पे और डीईओ कलेक्टर्स के लेवल पे भी कंट्रोल रूम हम रखा है। इसका डेडिकेटेड स्टाफ रहेगा और कंटिन्यूसली हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और सभी ट्रेनिंग भी हो चुका है एंड सीएपीएफ मिलिट्री फोर्सेस भी आ चुका है। सो सब कुछ तैयारी हो चुका है हमारा तरफ से। चुनावी जंग लोगों के बीच जाकर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी लड़ी जाती है। अहमदाबाद में कांग्रेस ने भी अपना वॉर रूम तैयार किया है, जहां से रणनीति तैयार होती है और फिर विरोधी पक्ष पर सोशल मीडिया के जरिए वार किए जाते हैं। कैसे काम करता है ये कमांड सेंटर, इसका हमने जायजा लिया है, आप भी देखिए। गुजरात चुनाव के लिए सभी पार्टियां जबरदस्त प्रचार में लगी हुई है। सेंट्रल मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर, सारे जो बड़े बड़े नेता है वो आपको इस वक्त गुजरात में कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच आपको कांग्रेस फिलहाल कहीं पर नहीं दिखेगी, क्योंकि कांग्रेस का सबसे ज्यादा मेन फोकस डोर टू डोर कैंपेनिंग पर है। लेकिन अब आपको हम ऐसे कमांड सेंटर में लेके जाते हैं जो कि गुजरात कांग्रेस का है और पिछले 6 महीनों से लगातार ये चल रहा है। और ये एक हाईटेक कमांड सेंटर है, जहां पर आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है। तमाम जो हाईटेक इक्विपमेंट्स हो, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर कांग्रेस कर रही है, कंटेंट मेकिंग के साथ साथ जो फेसबुक रूम हो, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, और सबसे खास बात 7 से ज्यादा कॉल सेंटर्स यहां पर चल रहे हैं। और एक तरीके से ऐसा साइलेंट कैंपेनिंग फिलहाल गुजरात कांग्रेस यहां पर कर रही है। आइए आपको लेके चलते हैं गुजरात कांग्रेस के इस हाईटेक कमांड सेंटर में। देखिए
डोर टू डोर कैंपेनिंग हो या पब्लिक मीटिंग्स हो, रोड शो हो, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि लोगों के मोबाइल फोन तक कैसे पहुंचा जाए। तो मोबाइल फोन तक किस तरीके से कांग्रेस यहां पर पहुंच रही है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आभास, सबसे पहले तो बताएं कि कमांड सेंटर में देख रहा हूं काफी बड़ा है, हाईटेक है, लेकिन 6 महीने से आप इसे चला रहे, कभी किसी को जानकारी नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं। देखिए, पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी भी होती है और हम लोग 6 महीने से, और ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड कमांड सेंटर है, और दिस इज नॉट ओनली फॉर द सोशल मीडिया, बल्कि एंड टू एंड जो कैंपेन है, चाहे वो हमारा बूथ मैनेजमेंट हो, चाहे हमारा आउटडोर कैंपेन हो, चाहे हमारा सोशल मीडिया कैंपेन हो, चाहे हमारा डिजिटल कैंपेन हो, हमारा कॉल सेंटर हो, या फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की कि किस बूथ पे किस तरह की चीजें हो रही हैं, वहां के वोटर्स क्या चाह रहे हैं, लोकल मैनिफेस्टो बनाने की बात होती है, कैंडिडेट वाइज यानी असेंबली वाइज लोगों की क्या डिमांड है और क्या कांग्रेस से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेके ये सारी एक्टिविटीज हम यहां से मैनेज कर रहे हैं। करीब करीब 300 लोग यहां पर जो है हमारे इस कमांड सेंटर में बैठते हैं, जिनको यस और उनका अलग अलग काम है, अलग अलग टास्क उनको दे रखे हैं। हमारा कंटेंट टीम यहां बैठती है जो कंटेंट बनाती है, चाहे वो फेसबुक के लिए हो, और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट हम बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक कंटेंट बनाया और वो उसको हम ट्विटर पे भी डाल रहे हैं, उसको हम फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे भी वो जा रहा है। सो हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपनी अहमियत है, हर एक प्लेटफॉर्म के अपनी अपनी ऑडियंस है। तो उन ऑडियंस को क्या चीज पसंद आती है कांग्रेस पार्टी की, वो चीज हम उसके हिसाब से हमारी टीम्स यहां काम करती है। हमारे साथ प्रणव भाई और केयूर भी है। कितने लोग एक वक्त में यहाँ पे काम करते हैं और किस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर चलता है? कुछ शिफ्ट्स में काम करते हैं और कौन कितने लोग हैं टोटल? जी, जैसे अलग अलग विभाग यहाँ पे बने हुए हैं, जो कंटेंट क्रिएशन का काम होता है, उसके बाद उसको लोगों तक पहुंचाने का भी काम हम करते हैं। कंटेंट क्रिएट करने के बाद उसको अगर लोगों तक नहीं पहुंचाए तो कोई बात होती नहीं, तो उसमें भी अलग अलग माध्यम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल है, हम लोगों को व्हाट्सएप के जरिए, आप यकीन नहीं करोगे, हम 50,000 व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, हम अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप और भी हम जुड़े हुए हैं, उसमें के माध्यम से हम 50 लाख लोगों तक डेली बेसिस पे हमारा मैसेज पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें अलग अलग जोन बने हुए, वर्ग बने हुए कि किस तरीके से कोई युवा है तो युवाओं के बारे में कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है। कॉल सेंटर का जो यहाँ पे जो बातचीत चल रही है वो मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ। રાહુલજીના 8 વચનની લિંક મળશે। આ વચન આપણે વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડી કોંગ્રેસ પક્ષ તરફી મતદાન કરાવતે વિનંતી। તમારો સમય આપવા બદલ સર ધન્યવાદ। આપનો દિવસ શુભ રહે। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मैसेज है लोगों तक किस तरीके से पहुंचे। और ऐसे मैं आपको बता दूं, ये एक रूम है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉल सेंटर रूम्स यहां पर बने हुए। आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त तैयारी कांग्रेस ने यहां पर की हुई है। आप देखिए कि तमाम यहां पर जितने अलग अलग कॉल सेंटर्स रूम बने हैं और इन तमाम कॉल सेंटर्स रूम में ऐसे ही कॉल्स लगातार किए जा रहे हैं। जो लोगों तक पहुंचने की प्रक्रिया है वो यहां पर लगातार चल रही है। तो गुजरात में चुनाव को लेकर पार्टियों की किस तरह की तैयारी है ये आपने देखा। कांग्रेस का वॉर रूम यहां पर हमने आपको दिखाया जो कि गुजरात में इन चुनाव के लिए बनाया गया है। इस बीच अब बात यूपी की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे तो 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में लगा दी है। समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट जहां प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, तो वहीं बीजेपी 2024 से पहले ये सीट जीतकर पूरे देश में एक बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में जंग रोचक और रोमांचक है और इस सीट पर जीत के लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों ने साथ मिलकर ताकत लगाई है। आपसी मनमुटाव और मतभेद को किनारे रखते हुए मैनपुरी में शिवपाल और अखिलेश साथ में प्रचार कर रहे हैं। और उधर बीजेपी का दावा है कि इस सीट पर यादव के बाद सबसे ज्यादा शाक्य बिरादरी के वोट हैं और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। शाक्य वोट यहां लगभग 2,90,000 से ज्यादा है। क्षत्रिय वोट भी लगभग 2 लाख के आसपास है और 1 लाख ब्राह्मण वोटर है। बता दें कि 5 दिसंबर को यहां पर मतदान होना है। और इधर मैनपुरी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि डिंपल यादव रिकॉर्ड मतों से यहां जीत रही हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि मैनपुरी की जनता वोट के जरिए बीजेपी को जवाब देगी। आपको सुनाते हैं वोटिंग से ठीक पहले अखिलेश यादव का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ये चुनाव तो अब बिल्कुल अब आखिरी दौर पे आया है और मुख्यमंत्री आए, करहल में आए, आपके विधानसभा में आए और उन्होंने जो बातें कही हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। डेमोक्रेसी में
और पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये शिष्टाचार है कि जब लीडर ऑफ द हाउस कोई बात कहे तो लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस में रहे। और ये भी परंपरा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब बोलेगा तो लीडर ऑफ हाउस को सुनना पड़ेगा। तो क्योंकि मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के और मैं नेता प्रतिपक्ष हूं सदन में, तो कुछ बातें वो रखे गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये भूल गए हैं करहल में क्या काम किया है, उन्होंने ये बताना चाहिए था उन्हें। और कम से कम उन्हें तकलीफ और परेशानी किसान की समझनी चाहिए थी। डीएपी के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं, कई दिनों किसानों को जाना पड़ रहा है, डीएपी उपलब्ध नहीं है, और अगर डीएपी मिल भी रही है तो ब्लैक में मिल रही है। और किसान इस बात को नहीं पूछ रहा है कि 5 किलो पहले से चोरी हो चुकी है। डीजल पेट्रोल महंगा है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। जो गरीब बिजली के बिल नहीं दे पा रहा है गांव में, तो उसके पूरे गांव के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं तो वो मिल नहीं रहे हैं ट्रांसफार्मर दोबारा। जानवर के लिए इतना बजट दिया है मुख्यमंत्री जी ने, आपके जितने भी जानवर हैं गौ सेवा के लिए, इसी क्षेत्र में अगर आप एक इलाके में चले जाएं, अपने एक इलाका है यहाँ पर, गांव कौन सा है, नहीं उसमें जहाँ जानवर ये छोड़ रखे हैं, बेलाहार के आसपास पूरे जिले के जानवर छोड़े हैं जिलाधिकारी और इन लोगों ने। तो ये जो परेशानी है किसानों की, ये उनको समझ में नहीं आई। अग्निवीर में, फरक्काबाद में, बिल्कुल पड़ोसी जिला है, 1,26,000 बच्चों ने फॉर्म भरे, लेकिन 2,000 को भी नौकरी नहीं मिली। यहाँ करहल में इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है और पूरे मैनपुरी में है। समाजवादी ने तो करके दिखाया। आप अपनी योजना बताएं क्या किया। इस मैनपुरी जिले में जो लगातार चुनाव से आते आते जो कार्रवाई हो रही है, आप देखिए किस पर कार्रवाई हो रही है। वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता है और पहली बार नहीं हो रही है कार्रवाई। आप देखिए मोहम्मद आजम खान साहब, शिवपाल चाचा क्योंकि समर्थन दे दिया तो उनकी सिक्योरिटी कम कर दी, उनके एसओ बदल दिए, छुट्टी पे चले जाएं। धमकी दी जा रही है कि ईडी सीबीआई होगी। और नाहिद हैं विधायक, वो जेल में हैं, दीपक यादव जेल में। ये सरकार तो मनमर्जी की है, किसी पे झूठा मुकदमा लगा दो। ये अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, जिसका चाहते हैं उसको जेल भेज रहे हैं। बीजेपी जिसको कह रही है उसको जेल भेज रहे हैं, उस पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं। लेकिन जनता देख रही है कि सरकार नाकाम हो चुकी है, मतदान इनके खिलाफ होगा। लेकिन अखिलेश जी, जब मुख्यमंत्री यहाँ आए और उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें आपसे ज्यादा आपके चाचा के खिलाफ तलखी दिखाई दी। पेंडुलम कहा कि वे पेंडुलम हो गए हैं, फुटबॉल हो गए हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं इस बयान? देखिए, मुख्यमंत्री जी फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं है, और जो जनता आई थी वो पेंडुलम का क्या मतलब समझ रही होगी तो मुझे नहीं पता। और चाचा पुराने नेता हैं, पुराने राजनीति में हमसे भी ज्यादा अनुभव है उनके, और पेंडुलम का उदाहरण झूला हो सकता है। नेताजी जी के साथ उन्होंने काम किया है, राजनीति में अनुभव है उनको, तो इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये मुख्यमंत्री स्तर से ठीक बात नहीं है।